अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं जी। और जो सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास है, वो ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान की बात ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ की न्यूज़ ही हम आपको ज़्यादातर देने की कोशिश करते हैं। तो जी सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हमारे आर्मी चीफ के बारे में है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर साहब जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सॉरी। अब उनसे ये पूछना था कि सर, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम तो यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं उस मोड़ को? आप लोग सही क्यों नहीं करते और उस मोड़ को आप लोग उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? ये सवाल है जो मेरे जैसा हर आम पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा है। बहरहाल आगे हम बढ़े और हम आपको बताएं कि आर्मी चीफ जो है, उनका पहला इंटरनेशनल विजिट उन्होंने सऊदी अरब के लिए स्टार्ट किया है और वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सऊदी अरब में रहेंगे। और सऊदी अरब में वो बात करेंगे, यानी कि आर्मी चीफ हमारे जिस वक्त हैं आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बात करेंगे सऊदी हुकाम से और वहाँ के जो हेड हैं उनसे, शाह सलमान से। हाँ, और बातचीत ये होगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या दे सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या ले सकता है, इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है, जिसमें कि डिफेंस और फाइनेंस शामिल है। और खास तौर पे सऊदी अरब बाकी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनके सामने पाकिस्तान का केस कैसे रख सकता है और पाकिस्तान के लिए उन सबसे क्या क्या मदद पाकिस्तान को दिलवा सकता है। यही बातें मेरा ख्याल है इन 6 दिनों में होंगी, जो कि 4 से लेके 10 जनवरी तक वहां पर रहेंगे आर्मी चीफ। और उम्मीद है कि काफी कुछ लेकर ही वापस लौटेंगे। और हमेशा यही होता आया है, कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल है सऊदीज को भी और सारी दुनिया को आदत है और उन्हें पता है कि जी ये लोग जब हमारे पास आते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार ना सिर्फ ये कि फाइनेंस का इशू है पाकिस्तान के सामने, बल्कि पाकिस्तान के सामने टीटीपी भी एक सवाल उठाए, टीटीपी का भी। और वो भी एक तरह का थ्रेट, या कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इशू है जो कि पाकिस्तान के सामने इस वक्त मौजूद है। अब उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से उसको रोका जाता है, ये बात हम देखेंगे कि कुछ दिनों में। उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कोई ना कोई हल निकालेगी, लेकिन उसके लिए जो है वो सऊदी अरब से भी मदद मांगी जा रही है, सऊदी अरब से भी बात की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री और वो ब्रदरली ब्रदरली वाली कहानी जो है वो यहाँ पे फिट की जाएगी और उसी के आगे चलते कोशिश की जाएगी कि टीटीपी को काबू किया जाए, जिनके मुसलसल धमकियां भी बढ़ रही है। ना सिर्फ ये कि धमकियां बढ़ रही हैं, बल्कि उनके अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में टीटीपी की तरफ से जो है वो अटैक किया गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी टीटीपी को के साथ बात करने के लिए तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यानी कि राना सनाउल्लाह साहब, उनका कहना है कि जी हम टीटीपी से कोई किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ये बात पे वो कहाँ तक कायम रहते हैं और कहाँ तक ये उसके बातचीत के बगैर ही उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है और उनको रोका जाता है। लेकिन हम बात थोड़ी सी अगर कर लें इंडिया की, इंडिया के लिए जी हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि जी कश्मीर के लिए हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेगी और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जो हम हमेशा ही कहते हैं। और ये और बात है कि उधर से कश्मीरी हमारे साथ खड़े होने पे खुश हैं या नहीं है, इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। ये बात जो है बार बार पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है। और आज भी 5 जनवरी को पाकिस्तान में एक तरह का कश्मीर डे मनाया जा रहा है और इसी के चलते ये स्टेटमेंट भी हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से सामने आई है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके साथ इसहाक डार साहब, जिनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये दोनों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और हैं। यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और इसहाक डार साहब अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, समझ लीजिए किसी को। और वहां उन्होंने बहुत जली कटी सुनाई, काफी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा
کہ جی مجھے لندن بلا کے، یعنی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو نواز شریف صاحب نے لندن بلایا اور لندن بلا کے 12 لوگوں کے آگے ان کو نکال دیا ایز اے فائنانس منسٹر۔ اس بات کا ان کو بہت گلا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو منسٹر بننے کا بڑا شوق ہے، اور کئی مہینوں سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ ان کو ہٹا کے اور اسحاق ڈار صاحب خود منسٹر بن سکیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر کو 160 پر لے آؤں گا، ساتھ ہی پیٹرول کی قیمت بھی کم کرا دوں گا۔ ابھی تک وہ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کروا پائے ہیں۔ یہ کافی بڑی ایلیگیشنز ہیں جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے لگائی ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ، اور ان کا یہ کہنا کہ میرے خلاف جی مہم چلائی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح سے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ اب تو ان کی پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ ایک طرح کا کلیش آ گیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، مگر یہ کہاں تک بات چلے گی یہ بات آپ کو وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی فیڈرل منسٹر جو ہیں ہمارے آج کل بشیر چیمہ، یعنی کہ ایک سیکنڈ، طارق بشیر چیمہ صاحب، جی ہاں طارق بشیر چیمہ صاحب جو پی ایم ایل کیو کے ممبر ہیں اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی کیونکہ چکن کا پرائس بہت بڑھتا جا رہا ہے، لوگ مرغی کھانا افورڈ نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے بیٹر یہ ہے کہ وہ مرغی نہ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو مرغیوں کو کھانا دیا جاتا ہے یا جو فیڈ دی جاتی ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، یعنی کہ مرغیوں کی نہیں، انسانوں کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جی طارق بشیر چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیں، بہتر یہی ہے، تو پھر یہ کہ رونا دھونا بھی بند ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر پا رہے اور پیسے نہیں ہیں، تو نہ کھائیں گے اور نہ ہی خرچہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیمہ صاحب کی، یعنی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی اس بات پہ لوگ کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر جو ہیں انہوں نے لندن سے پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ جی میں پاکستان میں ہی رہوں گا، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی ابھی ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ کینیڈا میں جی بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی فورنر جو ہے وہ کینیڈا میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا، یعنی کہ 2 سال کے لیے انہوں نے یہ رول بنا دیا ہے کہ کوئی بھی فورنر کینیڈا میں پراپرٹی نہیں خرید سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری ایجنسیز ہیں یا ہمارے بھائی لوگ ہیں اور ہمارے پولیٹیشنز بھی، یہ جو پیسہ کماتے ہیں، یہ جو پیسہ بناتے ہیں، یہ جو نوٹ چھاپتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، وہ پیسہ لے کر اب صرف ان کے پاس 2 ہی آپشن بچے ہیں، ایک تو یو کے اور دوسرا دبئی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر پراپرٹیز دبئی اور یو کے میں ہی لی جائیں گی، کینیڈا میں مزید فی الحال 2 سال کے لیے یہ لوگ پراپرٹیز نہیں خرید سکتے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آخر کینیڈین گورنمنٹ نے اس طرح کی شرط کیوں لگائی ہے، اس لیے کہ اس میں تو کینیڈا کا ہی فائدہ تھا کہ یہاں سے پیسہ لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ پراپرٹی خرید لیتے تھے، مگر پتہ نہیں یہ انگریزوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا جی، یہ جو گورے ہوتے ہیں نا ان کا کوئی ان کے دماغ کا پتہ نہیں ہوتا کب کیا سوچیں اور کیا کر بیٹھیں۔ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا کہ مجھے قتل کرا کے ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے۔ پاکستانی جنرل باجوہ سے یحییٰ خان سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں عمران خان۔ جی ہاں، یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کا، اور ان کا کہنا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے پلاننگ تو یہ کی تھی کہ خان صاحب کو ٹپکا کے اور اس کے، یعنی کہ ان کا مرڈر کروا کے یا پتہ نہیں ان کا اسیسینیشن کروا کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے۔ اب خان صاحب اس قسم کے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اب آگے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن فی الحال باجوہ صاحب یا ایجنسیز کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک دوسرے کی ویڈیوز لگا رہے ہیں، وہ ان کی ویڈیو لگاتے ہیں تو کوئی ان کی ویڈیو لگاتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو لگاتے ہیں تو پھر وہ ان کی ویڈیو لگاتے ہیں۔ فی الحال یہی چل رہا ہے پاکستان میں۔ یہ پھر وہی ہے کہ باجوہ صاحب کا منصوبہ تھا مجھے قتل کرا کے ایمرجنسی لگا دیتے عمران خان۔ خیر عمران خان صاحب ہماری دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں اور اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو، کیونکہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن بہرحال پاکستان میں اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب کہاں تک یہ صحیح ہے یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن یہ آپ نے ایک بہت بڑی ایلیگیشن لگائی ہے ہمارے فارمر آرمی چیف کے اوپر،
جو آپ کو لائے تھے, جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ بنوائی تھی, جنہوں نے آپ کو پرائم منسٹر بنوایا تھا, اور جن کی تعریفیں کرتے آپ تھکتے نہیں تھے. لیکن بہرحال اب وقت وقت کی بات ہے, اس وقت عمران خان صاحب کسی اور موڈ میں ہیں. اور اس کے ساتھ جی یہ تو خیر خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ جی جہاں دکانیں 8 بجے بند ہوتی ہیں وہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ بہت سے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ان کے 2 بچے جو ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ پورا ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ دیکھ کے وہ سوچتا ہے یار 2 ہی بچے کافی ہیں. لیکن جب رات کو جاتے ہیں تو بچے سو گئے ہوتے ہیں, تو آبویسلی لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یار 2-4 بچے اور ہو جائیں, گھر میں بڑا سناٹا لگ رہا ہے. ہم بات کریں گے جی بلاول بھٹو زرداری کی. جی ہاں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ پکچر میں نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو جاگرز پہن رکھے ہیں اور جو بچے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو کہ لاڑکانہ اور دادو یعنی سندھ کا علاقہ جہاں پر بلاول بھٹو زرداری کی گورنمنٹ ہے تقریباً 11-12 سال سے, وہاں کے ہیں, اور ان بچوں کے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہے. یہ بات میں نے کل بھی آپ سے کہی تھی کہ یقیناً یہ جاگرز جو بلاول صاحب نے پہن رکھے ہیں یقیناً بہت مہنگے ہوں گے, اور آج اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیے یہ تقریباً $18 کے یہ جوتے ہیں, اور یہ مطلب یہ جاگرز ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ پہن کر بیٹھے ہیں بلاول بھٹو زرداری, اگر ان پیسوں سے یہ ان بچوں کے لیے کچھ لے لیتے اور اپنے آپ سیدھا سادہ سا کوئی جوتا پہن کے چلے جاتے, کچھ بھی پہن لیتے, چپل بھی پہن کے جا سکتے تھے, تو شاید لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے. مگر ایسا نہیں ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے پہلے بھی ان کا ایک $3,500 کا پہلے ہم نے ایک ان کا دیکھا تھا جوتا جو انہوں نے پہلا تھا گرین سے کلر کا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اپنے ایک شو میں. اور اب ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری اپنے تقریباً $1,800 سے بھی اوپر کے شوز کے ساتھ ہمیں نظر آئے ہیں. خیر یہ بڑے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے یا اس قسم کی شاپنگ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ملک کے لیڈر ہیں اور ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر میں اریسٹ ہوا تو لوگ سڑکوں پر ایسے نکلیں جیسے اردوغان کے لیے ٹرکی میں نکلے تھے. تو خان صاحب اس سے بھی بیٹر آئیڈیا ہے میرے پاس. اگر آپ بڑی بڑی سکرینز لگوا دیں پورے پاکستان کے اندر, اور اگر آپ کو اریسٹ کیا جائے تو وہاں پہ یہ اناؤنس کیا جائے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ جو آپ کی آڈیوز آئی تھی اس کی ویڈیوز یہاں دکھائی جائیں گی, تو یقین کریں کہ پورا پاکستان باہر آ جائے گا, اور آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہ تو آپ پہلے کر ہی چکے ہیں ویسے, لیکن یہ کہ وہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا, اور وہ صرف یہ کہہ دیں آپ کی پارٹی کی طرف سے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں, تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو خان صاحب کی آڈیو آئی تھی وہی جی وہ آپ جانتے ہیں نا جھینگا لالا ہوں, جھینگا لالا ہوں والی, جی 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 بالکل. تو اس کی جی اس آڈیو کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے, تو یقیناً پورا پاکستان باہر آ جائے گا, کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی لوگ بڑے اس طرح کی چیزوں میں شوقین ہیں. ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بال جب نائی کاٹنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ الیکشن کب کرائیں گے, تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا, انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو. اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کے نام پہ, کاٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس حکومت کا بھی اس وقت الیکشنوں سے یہی حال بنا ہوا ہے. جی تو یہ تو فواد چودھری صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ جی جب اس ٹائم کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے بات کری جاتی تھی یا ان کے ہیئر کٹنگ کے لیے آتا تھا آدمی, تو وہ یہی کہتا تھا کہ جی آپ الیکشن کب کرا رہے ہیں, تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے تھے. تو خیر فواد چودھری صاحب اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور کسی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال ایسا ہوتا ہوگا. اور لیکن اس وقت ایسا سین نہیں ہے. اس وقت انہوں نے صرف گورنمنٹ کا نام لیا, اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا. لیکن ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. نام رشید خان ہے, میں اس گاؤں میں رہتا ہوں. اچھا, آپ اس علاقے کے مکین ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس علاقے کی آبادی کتنی ہے, اور یہ یہاں پہ کتنے گاؤں بستے ہیں, اور کنویں کتنے ہیں اس میں؟ اس علاقے میں تقریباً لگ بھگ 1500 آبادی ہے, اور 1500 آبادی کی جو ہے نا یہ ایک وہ ہے 1948 سے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا اس کو بناتے ہیں. یہ نالے میں نالا آتا ہے, پھر ختم کر لیتے ہیں, پھر ہم دوبارہ بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اور یہ علاقہ کوئی بلوچستان نہیں تھا, کوئی کے پی کے نہیں تھا, یہ جی میاں والی کا علاقہ تھا جو کہ عمران خان صاحب کا ہے, اور عمران خان صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں. عمران خان صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی کیا حالت تھی.
साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगले 5 साल में वो जो है सऊदी अरब के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट को उनका ख्याल है कि यूरोप बना देंगे और यूरोप जैसी फैसिलिटीज और उसी तरह की आज़ादी वहां पर आ जाएगी, जो कि एक बड़ा अच्छी बात है, एक बड़ी मेरे ख्याल है बहुत ठीक बात उन्होंने की है और ऐसा होना ही चाहिए। तो पाकिस्तान जो हर चीज में सऊदी अरब करता है, क्या पाकिस्तान उन चीजों को फॉलो करेगा? इसलिए कि यहाँ पे जिस तरह के जिहादी और जिस तरह के लोग हमने बना दिए हैं, लोगों को जो माइंडसेट यहाँ पर है वो ऑलमोस्ट तालिबानी माइंडसेट है, तो फिर उसमें ये सारी बातें जो हैं जो सऊदी अरब करेगा उसको हम फॉलो कर पाएंगे या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, मौलाना साहब का इलाज चल रहा है, मौलाना साहब के लिए दुआ के लिए भी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब को वो 72 हूरों से मिलने की कोई जल्दी नहीं है, वैसे हूरों को भी कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम दुआ करते हैं कि मौलाना साहब की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें जी कि ईरान से तेल बलूचिस्तान स्मगल करने का ये एक मंजर है, ये बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ियां चल रही हैं कि ईरान से तेल स्मगल हो रहा है बलूचिस्तान। तो जी बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि और बरकत आए, शायद इसी बहाने पाकिस्तान में लोगों को ये तेल और इस किस्म की चीजें जो है कुछ सस्ती मिल जाए, क्योंकि ऐसे तो कुछ करने वाली हमें गवर्नमेंट नजर आती नहीं कि इसके अलावा कोई काम करे। ये जी जमात इस्लामी के मौलाना साहब हैं और इन मौलाना साहब के जो बेटे हैं यानी कि इनका जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने, जो कि जमात इस्लामी के मेंबर हैं, उन्होंने अपने बेटे को जो है वो मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली है। बिल्कुल जी, ये जितने मुल्ला माफिया हैं ये अपने बच्चों को तो कहीं बाहर पढ़ने भेजते हैं या पाकिस्तान में भी किसी अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं और दूसरों के बच्चों को ये जिहाद सिखाते हैं, दूसरों के बच्चों को ये कहते हैं कि जी आइए और जिहाद कीजिए और काफिरों को मारिए और यहाँ जाके मर जाइए, वहां जाके नुकसान कीजिए। लेकिन अपने बच्चों को, जितने मुल्ला माफिया हैं, जितने मौलाना हैं पाकिस्तान में, जितने भी हैं और बड़ी बड़ी जगह पे हैं और बहुत इनके पास पैसा भी होता है और जाहिर है कि ये आम पब्लिक जो बेवकूफ बनती है वही इनको ये पैसा भी देती है, उनके बच्चों को तो ये कहते हैं कि जी आइए और जिहाद कीजिए, लेकिन अपनी औलादों में से ये किसी को भी जिहाद के लिए नहीं भेजते। आज तक किसी भी मुल्ला माफिया में से आप किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के दामाद को या किसी के रिश्तेदार को जो है वो जिहाद करते नहीं देखेंगे। अमूमन ये जो जिहाद हो रहे होते हैं ये वही लोग कर रहे होते हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, गरीब घरों के होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो माँ बाप ले जाकर इन लोगों के मदरसों में छोड़ देते हैं जहां पर ये लोग उनके ब्रेन वॉश करके गलत सलत बातें सिखाते हैं, दूसरे रिलीजन से नफरत भी सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको ना ही रोका जाता है ना ही टोका जाता है। और यहाँ पर इस वक्त 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो तालिबान ज़हनियत के पाए जाते हैं पाकिस्तान में और इसी किस्म की बातें करते हैं। उसमें औरत आदमी का कोई फर्क नहीं है, सब एक ही तरह की सोच रखते हैं। आज भी जी डीआईजी खान में हैंड ग्रेनेड से जो है वो हमला किया गया, अटैक हुआ पुलिस फोर्स के ऊपर और कहा ये जा रहा है कि ये नामालूम अफराद थे। ये नामालूम अफराद नहीं है, ये वो अफराद हैं जो हमें मालूम है। साथ साथ जी तालिबान के और टीटीपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि टीटीपी को आर्मी चीफ जो इस वक्त हैं पाकिस्तान के यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब वो पसंद नहीं है और उनका ख्याल है कि वो पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि आसिम मुनीर साहब शिया कम्युनिटी से हैं और तालिबान का कहना है, बल्कि सऊदी अरब भी किसी हद तक इस बात से कहा जा रहा था कि थोड़ा सा नाराज है पाकिस्तान से कि इस बार आर्मी चीफ उन्होंने शिया कम्युनिटी से बना दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इस बात को लेकर पाकिस्तान क्या रिएक्शन शो करता है और साथ साथ इस टीटीपी का क्या इलाज किया जाता है। इसके अलावा जी पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में पूरे साल यानी पूरे 12 महीने शिकार की इजाजत दे दी है परिंदों को और जो वहां पे हिरन और दूसरे जानवर हैं उनके शिकार के लिए पूरे साल की परमिशन मिल गई है। मुझे नहीं पता कि ये एनिमल राइट्स वाले और ये जो जितने होते हैं ये पता नहीं क्या इनके नाम है कि जो लोग इनकी हिफाजत करते हैं एनिमल्स की और उनके उनके राइट के लिए या उनके बचाव के लिए, उनकी जान बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो क्या मतलब क्या लस्सी पी के सो रहे हैं या भंग सूंघ के सो रहे हैं कि
وہ इस वक्त इस बात को नहीं देख रहे कि पाकिस्तान ने इस तरह की परमिशन दी है जो कि बहुत गलत है और हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल हमने किसी तरफ से कोई आवाज आती हुई नहीं सुनी है और ना ही हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई बात की जा रही है कि ये गलत हो रहा है। बहरहाल हम आगे चलते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जी रमीज राजा साहब जो कि पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको अब हटा के नजम सेठी साहब को लगा दिया गया है और उसके ऊपर जी जो रमीज राजा साहब है उनका कहना है कि जी जितने जर्नलिस्ट मतलब ज्यादातर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा है जो कि स्पोर्ट्स को कवर करते हैं वो करप्ट हैं और उनके ख्याल से वो लिफाफे लेते हैं और वो दूसरों की मर्जी के जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। ये कहना है जी रमीज राजा साहब का। रमीज राजा साहब रोना बंद कर दीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया है। अब नजम सेठी साहब आए हैं, उनको काम करने दीजिए सुकून के साथ, आपकी बारी फिर कभी आ जाएगी। यहाँ तो ये म्यूजिकल चेयर चलता ही रहता है, तो आपको इतना ज्यादा रोने की और चिल्लाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इमरान खान साहब का कहना है कि जी सोशल मीडिया पर गंदी ऑडियो लीक्स जारी करके माशरे को अखलाकी तौर पे तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है खान साहब, मतलब उनको हरगिज आपकी ऑडियो लीक्स जो है वो नहीं बनानी चाहिए थी एजेंसीज को और ना ही लीक करनी चाहिए थी। लेकिन बात सारी ये है कि खान साहब आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं जो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और फिर आप कहते हैं जी सोशल मीडिया पे बच्चों को खराब कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो हरकतें हैं किसकी, वो हरकतें तो आप ही की हैं सर और किसी की थोड़ी हैं। खैर ये मौलाना साहब जी बहुत सारी शराब की बोतलों के साथ पकड़े गए थे, लेकिन अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो मुल्ला माफिया है वो भी अच्छी खासी ड्रिंक करता है और इसका मतलब यही है कि मैं फिर कहूंगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जी जो इस किस्म की हार्ड ड्रिंक्स होती हैं और शराब होती है उसके ऊपर जी टैक्स लगा दीजिए, उसके ऊपर टैक्स लगाइए ताकि जब कोई खरीदे तो वो खुल्लम खुल्ला खरीदे, छुप छुप के ना खरीदे, छुप छुप के ना पिए। उससे टैक्स मिलेगा आपको, आपका फायदा होगा, आपके खजाने में कुछ पैसे जाएंगे। इसलिए कि पीते तो लोग फिर भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि जी लोग नहीं पीते। पाकिस्तान में जो एक इंप्रेशन दिया जाता है कि जी बड़ी इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे तो जी लोग शराब पीते ही नहीं। यहाँ पे लोग शराब पीते हैं और अंग्रेजों से ज्यादा पीते हैं और किसी भी कंट्री के लोगों से ज्यादा पीते हैं और हर कोई पीता है, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मीडिया हो। तो इसलिए इस किस्म की हरकतें रोकने का एक ही तरीका है और वो ये है कि इसको लीगल कर दीजिए और लोगों को ये आसानी से मिल जाए। यहाँ पे तो लोग अगर ना शराब मिले तो वो कच्ची शराब बनाकर वो पीकर मर भी जाते हैं, जो अक्सर ही न्यूज आती रहती है। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो उसको न्यूज हर हफ्ते ही मिल जाएगी, आपको हर वीक आपको इस तरह की न्यूज मिल जाएगी कि जी कच्ची शराबें बनाने से लोगों की डेथ हो गई। तो उन लोगों की जान बचाइए और लोगों को आराम से रहने दीजिए। अगर कोई पीना चाहता है तो पीने दीजिए और जैसा मैंने कहा उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए, अपने आप ही लोग पीना कम कर देंगे। और लोगों को वैसे भी इतनी इतनी समझ होनी चाहिए कि उन्हें मालूम हो कि उन्हें क्या चीज पीनी है, क्या नहीं पीनी है और कितनी पीनी है, कितनी नहीं पीनी है। ये भी लोगों को फैसला खुद करने दीजिए। हर एक के जो है ना वो मामा दादा या मामा चाचा बनने की कोशिश ना करें, वरना इसी किस्म की छुप छुप के चोरी हो के ये ड्रिंक्स यहाँ से वहां होती रहेंगी। कितनों को पकड़ेंगे। आप लोग तो ड्रग्स भी खैर पकड़ते हैं, मगर खैर ड्रग्स तो ठीक है, ड्रग्स को तो रोकना चाहिए, लेकिन ड्रिंक्स के लिए लोगों को परमिशन दीजिए और परमिट दीजिए और साथ ही साथ टैक्स लगाइए, खूब तगड़ा वाला टैक्स लगाइए, ताकि हर कोई खरीदने से पहले कम से कम 2-4 बार जरूर सोचे कि अब क्या होगा। साथ साथ लास्ट में हम आपको ये बता दें, फवाद चौधरी साहब का कहना है सारे गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी गई। जी किसने बनाई ये नहीं बताया और मैं बता देती हूँ जी एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई और ना सिर्फ एमक्यूएम बल्कि साथ साथ पीटीआई भी जो है, चाहे एमक्यूएम हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलक्यू हो, ये सब एस्टेब्लिशमेंट ही ने ही बनवाई है, वही बनवाते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब की आदत है हमेशा स्टेटमेंट आधा देते हैं, पूरी बात नहीं करते, तो उनको पूरी बात करनी चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ कीजिए कि ये साल सबके लिए खैरियत लेकर आए। और ये याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में इस किस्म की हरकतें या इस किस्म की सिचुएशन खराब हुई जो कि टीटीपी को लेकर बात की जा रही है, तो जो साथ हमारे कंट्रीज हैं उधर तक भी ये प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो सब दुआ करें कि यहाँ पर भी खैरियत रहे और आपके यहाँ भी खैरियत रहे। साथ साथ में
जाते जाते अप्रिशिएट करना चाहूंगी और थैंक यू करना चाहूंगी उन सभी यूट्यूबर्स को जो पाकिस्तान से भी काम कर रहे हैं और भारत से भी काम कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। उन सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वीडियोस जो है वो यकीनन पॉलिसी मेकर्स तक जाती हैं, वो लोग देखते हैं और हम दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आप लोगों की बात सुन के, आप लोगों की वीडियोस को देखकर अक्ल आ जाए, क्योंकि ये बात जो है इन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्या गलत हो रहा है और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें कंट्रीब्यूशन है जी बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का भी और इंडियन यूट्यूबर्स का भी। इसकी वजह ये है कि टीवी चैनल्स पे तो हम इस तरह की बातें कर नहीं सकते, इजाज़त नहीं होती, तो यकीनन वो सभी लोग जो इस वक्त एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं, बार बार हमारे स्टैब्लिशमेंट को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जी ठीक कर लीजिए, अपने आप को ठीक कर लीजिए, पाकिस्तान को बचाइए, इतनी मुसीबतें ना पैदा कीजिए पाकिस्तान के लिए। उन सब यूट्यूबर्स को मेरा सलाम। थैंक यू।